Namaste and welcome to the CSR Universe Leaders Talk segment. I'm Ruchika Kumar, the editor of the CSR Universe. And joining me today is my esteemed colleague, Dr. Shweta Singh. She's our consulting editor. And we are very thrilled to introduce our special guest, Mr. Ramveer Tawar, affectionately known as the Pond Man of India. आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच रुचिका। सर मैं थोड़ा अपने दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि आपने आपकी एनजीओ से अर्थ ने इस साल द सीएसआर यूनिवर्स सोशल इम्पैक्ट अवार्ड्स 2023 में एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कैटेगरी में आप विजयी रहे हैं। उसकी बहुत बहुत बधाइयां आपकी पूरी टीम को। थैंक यू सो मच। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि से अर्थ पॉन्ड रेस्टोरेशन और रिजुविनेशन के तहत भारत के जलवायु चक्र यानी कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को कंजर्व संरक्षित करने के लिए और जल स्थल यानी कि वाटर टेबल को रेस्टोर करने के लिए इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और से अर्थ एज अ नॉलेज पार्टनर और एग्जीक्यूशन पार्टनर भी भूमिका निभाते हैं एनजीओ, कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ अपने दर्शकों को कि से अर्थ ने अभी तक लगभग 40 से भी ज्यादा वाटर बॉडीज को साफ किया है, रिस्टोर किया है और उनसे 500 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर देश के 8 राज्यों में वापस स्टोर हो चुका है। तो सर बहुत बहुत बधाइयां और मैं आपका अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आपने अपना समय हमें दिया और ये अवसर भी हमें दिया कि हम आज आपसे बात कर सकते हैं। तो सर हम अब आगे बढ़ते हैं और आज की चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सर हम ये जानना चाहते हैं, आप हमारे दर्शकों को साझा कीजिए कि आपने जो ये से अर्थ की जो स्थापना करी है, तो और जो ये जो आप ये काम कर रहे हैं वाटर रेस्टोरेशन का, कंजर्वेशन का, ये इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और इस पे थोड़ा प्रकाश डालें कि आपकी यात्रा किस तरह से शुरू हुई। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच रुचिका। सबसे पहले तो मैं द सीएसआई यूनिवर्स की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दे अप्रिशिएटेड आवर एफर्ट्स, दे लाइक सेलेक्टेड अस फॉर दिस अवार्ड, सो थैंक यू सो मच अगेन। और हमारी जो सेयर्थ एनजीओ की जो शुरुआत हुई है वो जी शुरुआत हमने एनजीओ को बाद में रजिस्टर कराया, बट इन 2020 ओनली। But जी we were working as an individual, as an non-registered organization from 2015-16। तो जी वहां से हमने काम शुरू करना किया अपनी कैपेबिलिटी में, अपने गांव के लेवल से, एज ए स्टूडेंट ओनली। तब मैं अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में था, तो तब हमने एज ए वॉलेंटियर सिर्फ ये शुरुआत किया। उस समय पे क्योंकि नहीं पता होता था कि कोई ऑर्गेनाइजेशन भी रजिस्टर करानी होती है या एनजीओ क्या होता है, बट हमने वो ग्रुप था तो ग्रुप ने जो भी हमसे हो पाता था वो हमने शुरू किया। और ये शुरू हुआ जब मैं खुद भी स्टूडेंट था और अपने छोटे क्लास के स्कूल के बच्चों को ट्यूशन देता था। जी तो जी तब मैंने अपने ट्यूशन के बच्चों के साथ अपने गांव लेवल पे ये शुरू किया, जिसका नाम था जल चौपाल। जल जी। चौपाल यानी वाटर मीटिंग। तो हम अपने गांव वालों के साथ जाके बात करते थे, उस हम्म। मुद्दे पे छोटे छोटे पोस्टर बैनर बनाते थे। तो बस वो एक खेल खेल में जो शुरुआत होती है वो हुई थी। उसके जी बाद ये हम इसको दूसरे गांवों में भी जाने लगे जब भी हमें टाइम मिलता था। उसके बाद हमें गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी सब अप्रिशिएट या सपोर्ट करना शुरू किया। तो ये धीरे धीरे हुआ। और मीनवाइल आई स्टार्टेड जॉब इन मल्टीनेशनल कंपनी, बट वहाँ 2 साल तक मैंने उसके पैरेलल ये किया। बट 2 साल बाद मैंने वो उसको छोड़ के, जॉब को छोड़ के फुल टाइम इसी में आ गया। 2 साल ओके। तक, कुछ साल मैंने उसको पार्ट टाइम की तरह किया था बस। बट उसके बाद हम अब एक अच्छी टीम है और हम मोर देन 50 कॉर्पोरेट्स के साथ के सीएसआर फंड्स के साथ हम ये कर रहे हैं। और जी अभी हम 6 स्टेट्स में काम कर रहे हैं। इसमें हमारे बहुत सारे कॉर्पोरेट पार्टनर्स हैं, लाइक एयरबस है, एचडीएफसी लाइफ है, हम्म। एरिस्टो है। तो बहुत सारे वो हैं और कुछ एनजीओ पार्टनर्स भी हैं जिनके जी सपोर्ट से हम ये चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं। जी बहुत बढ़िया। अब मेरे ख्याल से आप खुद में ही एक बहुत बड़ी प्रेरणा है और बच्चों से आपने शुरुआत करी। मैं आपको बता दूं कि मेरी 8 साल की खुद की जो बेटी है वो आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है।
तो थैंक थैंक यू। यू, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं एक दूसरा सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि जब आपने ये काम शुरू किया होगा तो आपको कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, जैसे अवेयरनेस ले लीजिए, या इवन लैक ऑफ रिसोर्सेज कह दीजिए। लोगों को पता नहीं है कि इसको किस तरह से कंजर्व करना है, वाटर बॉडीज को, गांव में स्पेशली। तो आप वो थोड़े चैलेंजेस बताइए कि किस तरह के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े और आपने किस तरह से उनको एड्रेस किया। बिल्कुल, देखिए इसमें चैलेंजेस तो सबसे बड़ा है कि क्योंकि हम पॉन्ड को तो रिस्टोर कर सकते हैं, उसके लिए हमें हो सकता है 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, बट हम्म। क्योंकि जो पॉन्ड्स जिसकी वजह से वो आज लैंडफिल साइट बने हैं वो है हमारी मेंटेलिटी, उसको जी। रिस्टोर नहीं किया जा सकता बहुत जल्दी से, है ना। तो और सबसे जरूरी चीज वही है। पॉन्ड क्या है? पॉन्ड जो लैंडफिल साइट बने हैं वो एक सिंबल है। वो एक सिंबल है कि हम गलत डायरेक्शन में गए हैं पिछले 20, 30, 50 सालों में। बट उसको अगर हम क्या नाम है, हम कोशिश करते हैं कि पॉन्ड के साथ साथ हम लोगों को भी अवेयर करें, उनकी मेंटेलिटी को भी चेंज करें, पॉन्ड्स के प्रति जो एक इग्नोरेंस हमारे माइंड में आ गई है उसको भी हम चेंज करें। हम्म। दूसरा, शुरुआत में लोगों के बीच में एक ट्रस्ट डेवलप करना सबसे बड़ा चैलेंज था, कि हम कैसे ट्रस्ट डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को लगता था कि एक बार जो लैंडफिल साइट बन गया पॉन्ड, उसको वापस से पॉन्ड नहीं बनाया जा सकता। तो वो एक ट्रस्ट डेवलप करना जरूरी था। लेकिन अभी क्या है, हम धीरे धीरे वो चैलेंजेस कम होते गए। एक फाइनेंशियल चैलेंजेस थे शुरुआत में, क्योंकि जी। कोई सीएसआर सपोर्ट नहीं था। हम जो खुद की जॉब से कंट्रीब्यूट करके वो सारी चीजें करते थे वही हमारे पास था, तो उसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। बट हमको जब धीरे फिर सीएसआर का पता चला, हमने एनजीओज को अप्रोच करना शुरू किया, कॉर्पोरेट्स को अप्रोच करना शुरू किया, तो वो जी। चैलेंज भी, फाइनेंशियल चैलेंज भी थोड़ा कम होता चला गया। हाँ। हाँ, एक मेरा सवाल था, थोड़ा सा हटके था। आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और आपने कहा कि आपने 2 साल एमएनसी में जॉब भी की है। मुझे लगता है कि एक चैलेंज जो भारतीय परिवारों में आता है वो ये भी होता है कि जब आपसे एक उम्मीद होती है कि आप पढ़ाई करें, एक सर्टेन आप एक करियर पाथ लें, तो आपने अपने परिवार को, अपने माता पिता को कैसे मनाया इस चीज के लिए कि मैं जॉब छोड़ के और मैं ये काम करूं जो मेरे दिल के इतना करीब है? हाँ क्योंकि मुझे बिल्कुल, लगता है देखिए, बहुत प्रेरणा है आप नहीं हमारे वो सच युवाओं में के एक, लिए। नहीं नहीं, सच में एक बहुत बड़ा एक तरह से वो चैलेंज, वो भी एक चैलेंज ही था, जी, आई से इसीलिए। बिकॉज मैं मैं अपने परिवार का पहला ऐसा मेंबर हूँ जिसने 10th क्लास के बाद पढ़ाई की है ना। मम्मी ने कभी स्कूल नहीं देखा, पापा 9th फेल है, और मेरे 5 भाई बहन है, उस सब ने 10th के नीचे नीचे ही पढ़ाई की है, 10th तक पढ़ाई की है। तो मैं पहला था जिसने 11th क्लास में एडमिशन लिया। तो मेरे परिवार के लिए सबसे बड़ा लाइक अपॉर्चुनिटी वही थी, है ना, कि कोई लड़का इंटर कॉलेज में गया, उसके बाद बीटेक किया मैकेनिकल से, तो वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि कोई पहली बार कॉलेज में एंटर किया था। उसके हम्म। बाद मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया, तो वो प्राउड की मोमेंट थी ना, नॉट ओनली फॉर फैमिली मेंबर बट ऑल्सो रिलेटिव्स में भी चर्चा होती थी कि कोई एमएनसी में जॉब करता है। बट हम्म। वो एक जॉब छोड़ना उतना बड़ा चैलेंज नहीं था, क्योंकि मुझे तो ये लगता था कि देखिए, जो नॉलेज इंजीनियरिंग करके आ गई वो तो अभी कहीं नहीं जाने वाली है ना। उस वो आज के 10 साल बाद भी मैं आई कैन ज्वाइन एनी एमएनसी, है ना। उतना टैलेंट तो अब आ गया, उसको तो रिवर्स नहीं कर सकता कोई भी। बट रीजन ये था कि मैं बताऊंगा क्या, है ना। मतलब आप जॉब छोड़ रहे हैं, बट जॉब किस लिए छोड़ रहे हैं, जी। है ना। जॉब छोड़ रहे हैं लेकिन किस लिए छोड़ रहे हैं, परिवार को ये बताना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि सोसाइटी में पानी, तालाब साफ करना, कचरा साफ करना वाटर बॉडी से, वो एक तरीके से मेंटेलिटी है हमारी कि यहाँ पे हम कम अनपढ़ लोगों का काम समझते हैं। और प्लस कई बार तो गांव में ये भी कहते थे कि वो छोटी जात के लोगों का काम है ना। उस तरह की बातें होती है। तो हम्म। वो एक चैलेंज था कि परिवार को ये बोलूं कि मैंने एमएनसी की जॉब छोड़ दी, अब मैं तालाब साफ करूंगा। तालाब साफ करना, नाली साफ करना, वो सब एक ही कैटेगरी में आता है ना, हम्म। क्योंकि तालाब और नाली की आज दोनों की कंडीशन एक जैसी एक ही जैसे। जी। है। तो शुरुआत में तो काफी मैंने उस पर विचार किया और विचार करने में उतना टाइम मुझे लग गया कि मैंने अगले 2 महीने तक मैंने उनको नहीं बताया कि मैंने जॉब छोड़ दी है, इवन जॉब छोड़ने के बाद भी उसको, लेकिन कैसे अब उनकी नजरों से मतलब उस चीज को बचा के रखना था।
तो उसके लिए मैं क्या करता था, डेली उसी टाइम निकलता था घर से जिस टाइम मैं ऑफिस जाता था, और उसी टाइम वापस आता था जिस टाइम मैं ऑफिस से आता था। हाँ हाँ। घर वालों को लगा ही नहीं कि मैंने जॉब छोड़ भी दी है। तो बट क्योंकि जॉब तो करते करते मैंने वो अपना एक सेकंड हैंड कार थी मेरे पास, है ना। मेरी शादी भी, आई एम चाइल्ड मैरिड, तो वो मेरी हो गई थी। तो क्या नाम है, तो तब तो मैं ऑफिस तो मैं कार से जाता था सुबह सुबह, बट ऑफिस के बाद वो जो गैप था तब तो ना तो कार के पैसे थे, तो फिर मैं डेली अपना ऑटो से जाता था। तो घर वाले पूछते थे कि अब क्या हुआ, हाँ पहले तुम कार से जाते थे, अभी तुम इससे। तो मैंने कहा कि अब कंपनी ने कैब मेरे लिए अरेंज कर दी है, तो गांव के बाहर खड़ी हुई मिलती है मुझे, तो यही छोड़ के चली जाती है। तो वो 2 महीने बाद बट मुझे एहसास हुआ कि अब मैं मतलब कितना झूठ बोला जाए घर वालों से भी, है ना। और इसमें भी मैं मतलब टाइम नहीं दे पा रहा था ज्यादा, क्योंकि टाइम पे घर आना होता था। तो उसमें फिर मैंने ये किया कि उनको बताया कि मैं दूसरी जॉब तलाश कर रहा हूँ, इसमें फ्यूचर नहीं है इस जॉब में, है ना, मैं यहीं पे रह जाऊंगा सैलरी पे, तो मैं दूसरी तलाश को, हो सकता है उसके लिए मुझे कुछ दिन छोड़नी पड़े। तो मैंने वो छोड़ के फिर से अपने ट्यूशन के स्टूडेंट्स को बुला लिया, है ना। बोल बोल के तो मेरे पास फिर से वो 30-40 बच्चे हो गए, बिकॉज आई वॉज वेरी गुड इन मैथ एंड फिजिक्स। तो मेरा जो खर्चा था वो फिर से ट्यूशन से निकलने लगा। और ट्यूशन का अच्छी बात ये होता है कि आपको सिर्फ 2 घंटे देने होते हैं, जी है ना, बाकी का पूरे दिन आप फ्री होते हैं फिर। जी। तो बाकी का जो पूरे दिन था उसमें मैंने बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड किए, बहुत सारे वेबिनार्स अटेंड किए, बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट के पास जाता था, मिनिस्ट्री में जाता था, बस वो पता करना, छोटे छोटे कोर्स ज्वाइन किए मैंने। तो वो मैंने किया, और कई कोर्सेज को मैं कंप्लीट भी नहीं कर पाया। मैंने एमटेक में एडमिशन लिया, वो मेरा छूट गया। फिर मैंने एलएलबी में एडमिशन लिया, वो भी मेरा छूट गया। फिर मैंने जीएसडीपी में क्या नाम है एडमिशन लिया। जीएसडीपी एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का प्रोग्राम है, वो मैंने कंप्लीट किया। और उस एनवायरनमेंट की मुझे, क्योंकि मैकेनिकल फील्ड से था, तो उतनी जी। नॉलेज नहीं थी, बट उसको करने के बाद बहुत अच्छी नॉलेज हो गई मुझे। हाँ, चाहे वो लैब रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, बीओडी सीओडी, पानी टेस्टिंग, एनवायर, वो होगी, तो उसके बेसिस पे मुझे छोटे छोटे काम मिलने लगे। मैंने कुछ एनजीओ के लिए साइट सुपरवाइजर की तरह काम किया, है ना, उनके साइट्स पे। तो एक एक साल मैंने काम किया, 2 साल मैंने साइट सुपरवाइजर की तरह, तो मुझे पता चला कि एनजीओ क्या होती है, सीएसआर, इन एनजीओ के पास पैसा कहाँ से आता है, सीएसआर होता है। वहां से फिर मैंने वो अपनी एनजीओ रजिस्टर कराई, सीएसआर सारे सर्टिफिकेट्स लिए, फिर मैंने अपनी पूरा एक टीम बना के काम करना शुरू किया। हाँ। तो बहुत मतलब हाईली डेडिकेटेड एंड डिटर्मिन्ड। तो जी जी जी। मेरा अगला सवाल थोड़ा चैलेंजेस से ही रिलेटेड है कि जैसे आप पॉन्ड रेस्टोरेशन करते हैं, तालाब साफ करते हैं, और उसके बाद फिर उसको लॉन्ग टर्म वो सस्टेनेबल रहे, साफ रहे, उसके पीछे मतलब क्या आपका वो रहता है देखिए कंट्रीब्यूशन? बिल्कुल, वैसे तो देखिए कोई भी दुनिया की चीज सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है ना। आप जी। घर भी बनाएंगे, ऑफिस भी बनाएंगे, तो मेंटेनेंस तो चाहिए, अदरवाइज हम्म। वो खराब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बॉन्ड्स को भी हम वैसा नहीं सोच सकते कि एक बार रिस्टोर हो गया तो वो रिस्टोर ही रहना चाहिए। हम्म। वो तो फिर से उसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी, हर किसी के लिए, हमारी बॉडी की तरह भी, है ना। तो जी। क्योंकि उसमें लिविंग थिंग्स रहती है, तो उसके लिए क्या है, लेकिन सेल्फ सस्टेनेबल वाटर बॉडीज को तब माना जाता है जब उनके मेंटेनेंस का खर्चा जो है वो वहीं से निकल सके, है ना। क्योंकि मेंटेनेंस तो वो होगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मेंटेनेंस तो उसका करना पड़ेगा, बट उसके मेंटेनेंस में जो मैन पावर लगेगी, खर्चा आएगा, वो पॉन्ड अपने खर्चे को खुद अर्निंग करे उसकी। दैट इज द सेल्फ सस्टेनेबल वाटर बॉडी। तो उसके लिए हम हम्म। क्या करते हैं, बहुत सारे फिश फार्मर्स को हमने कनेक्ट किया अपने साथ। बहुत हम्म। सारे जो सिताड़ा की खेती करते हैं, वाटर चेस्टनट की खेती करते हैं, उनको कनेक्ट किया। वो लोटस फार्मिंग वालों को कनेक्ट किया। ये हम अगर किसी भी पॉन्ड को सेल्फ सस्टेनेबल बनाना है तो उसको कमाऊ पॉन्ड बनाना पड़ेगा, है ना, हाँ। हाँ। तो कमा सके अपने लिए पैसे। बार में करेगा तो अपने लिए आए, तो फिर से कोई बोटिंग करेगा, पैसे कमाएगा, फिर से वो उस पैसे पॉन्ड को मेंटेन करें, क्योंकि किसी भी पॉन्ड को मेंटेन करने की उनकी मजबूरी हो जाएगी। अगर मेंटेन हम्म। नहीं करेंगे उनकी अर्निंग कम हो जाएगी, हम्म। है ना। कच कच गंदे पानी की तरफ कोई नहीं आना चाहेगा। तो उस तरह से उसको सेल्फ सस्टेनेबल बनाना जरूरी है। तो वही हमने
हम सारे पॉन्ड्स को तो नहीं बना पाए, बट हम काफी पॉन्ड्स को हमने किसी न किसी फील्ड से जोड़ के उसको सेल्फ सस्टेनेबल बना दिया। अच्छा, तो इसमें ये जो आप जल चौपाल ऑर्गेनाइज करते हैं, उसका उसका क्या रोल रहता है यहाँ पे? देखिए, जल चौपाल का रोल है, देखिए पॉन्ड कॉन्ट्रैक्टर भी रिस्टोर करते हैं, गवर्नमेंट भी रिस्टोर करती है ना, बॉन्ड हम्म, एनजीओज भी रिस्टोर कर रहे हैं, सीएसआर से रिस्टोर हो रहा है, बट जी। देयर मस्ट बी सम डिफरेंस ना, दोनों के प्रोसेस में डिफरेंस होना चाहिए। हम्म, दोनों के प्रोसेस में डिफरेंस इतना है, जब एनजीओ काम करे तो वो कम्युनिटी को साथ लेके चले, वो काम शुरू करने से पहले वो कम्युनिटी से पूछे कि हम्म, है ना, वो ताकि उनके अंदर ओनरशिप भी जगा सके वो, ताकि हाँ, क्योंकि हमसे ज्यादा उस पॉन्ड के बारे में हमने उसको पहली बार देखा है अभी, लेकिन हम्म, वो जो गांव के लोग हैं उसको वो 50 साल से देख रहे हैं, 100 साल से देख रहे हैं, उनको ज्यादा पता है उसके हिस्ट्री के बारे में। हम्म, तो जल चौपाल का उद्देश्य है कि पहले उनके जाके हम उनको समझे कि प्रॉब्लम क्या है ना, इसका हम्म, बेस कहाँ से शुरू हुआ था मरने का, और कैसे उसको बाद में हम टीम बना के उसको मेंटेन करेंगे। तो जल चौपाल का है कि हम लोगों को जान सकें, कम्युनिटी को जान सके, कम्युनिटी हमें जान सके, वो हम्म, कैसे हम टीम बना के उसको बाद में हम मेंटेन कर सके, दैट इज द जल चौपाल। उसके लिए गांव के लोगों के साथ मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, उसी अच्छा, मीटिंग्स को हम जल चौपाल कहते हैं। जी। आई थिंक श्वेता, आपके पास एक सवाल था मेरा, जो कि अर्बन वाटर बॉडीज से हाँ, related था। आपने मतलब 40 से ज्यादा पॉन्ड्स को रिस्टोर किया। मैं ये जानना चाहती थी, जैसे ज्यादातर जब हम तालाब की बात सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक रूरल सेटअप आता है, गांव का एरिया या सेमी अर्बन। लेकिन अर्बन एरियाज में भी जो बिल्कुल मैं जैसे बनारस में रहती हूँ, यहाँ बहुत कुंड हैं और जिनकी की हालत बहुत 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 खराब है। तो अर्बन वाटर बॉडीज के लिए भी आप क्या सजेस्ट करते हैं? उनको किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है? वहां के लोगों को कैसे जागरूक किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, देखिए अर्बन में एक चैलेंज है कि वहाँ पे लोगों को, वहाँ पे लोग 5 to 9 जॉब में ज्यादा व्यस्त रहते हैं ना। जी, आप गांव में क्या, इसीलिए। आप ग्राम प्रधान को बोलेंगे है ना, ग्राम प्रधान पूरे गांव वालों को बुलाएगा, वो आ जाएंगे, बट आप शहर में एक दूसरे को कोई नहीं जानता है, वहाँ हम्म, पे लोगों को बुलाना एक बड़ा चैलेंज है। तो वहाँ हम्म, पे हम सोशल मीडिया की हेल्प लेते हैं ज्यादा, है ना, क्योंकि वहाँ पे हर आदमी सोशल मीडिया से जरूर कनेक्ट है ना। हम्म, तो वहां पे सोशल मीडिया से ग्रुप्स बना के लोगों के, आरडब्ल्यूएस को साथ जोड़ के तब वो करते हैं, और वहां पे मेंटेनेंस में थोड़ा सा ज्यादा खर्चा आता है ना। वहां पे नगर निगम होते हैं, तो नगर निगम के रूल्स वहां पे अप्लाई होते हैं। जी। ये आपका सेल्फी विद पॉन्ड कैंपेन जो है, क्या इसी पे आधारित है? सेल्फी विद पॉन्ड का देखिए, हमारा जो पर्पस था वो ये था कि हमें जब शुरू किया था कि हमें आसपास के पॉन्ड्स के बारे में पता चले कि कहाँ हम्म, पे किस पॉन्ड की कैसी कंडीशन है ना। हम्म, तो क्योंकि लोग जाएंगे, सेल्फी लेंगे, लोकेशन डालेंगे तो पता चलेगा, बट हमारी एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड ये, हमें 10,000 से ज्यादा सेल्फीज हुई और मिली हमें, और वो न केवल इंडिया से बल्कि 9 अदर कंट्रीज से भी लोगों ने भेजना शुरू किया। अरे तो वाह। हमें वहां पे मतलब अच्छे अच्छे फीडबैक्स हमें मिलना शुरू हुए, है ना। फीडबैक्स थे जैसे कि मैं गुड़गांव में रहता हूँ, बट गांव में गया इस बार मैं, तो मैंने वहां देखा कि अब वहां पे कोई पॉन्ड नहीं है ना। कुछ लोगों ने कहा कि मैं बहुत दिन बाद अपने गांव गया हूँ, तो वहां पे अब जिस पॉन्ड में मैं नहाया हूँ वो अब एक लैंडफिल साइट बन चुका है, या लोगों ने हाँ, कब्जा कर लिया है उस पे। तो ऐसे हाँ, लोगों के साथ वो लोग हमसे कनेक्ट होना शुरू हुए, तो एक कम्युनिटी बनना शुरू हुआ, हाँ, जिनके लोगों के अंदर वही इमोशन थे पॉन्ड के लिए जो हमारे अंदर थे, क्योंकि हाँ, हाँ, लोगों ने बचपन से वो पॉन्ड्स का कनेक्ट, उनके गांव के पॉन्ड का कनेक्शन उनसे टूट गया था। कोई हम्म, शहर शिफ्ट हो गया है, कोई जॉब में इतना बिजी है कि गांव जाते भी हैं तो तालाब की तरफ नहीं जाते हैं, वो जी, अपने परिवार से मिलके आ जाते हैं। तो उनका एक पॉन्ड पे जाना शुरू हुआ, वो लोग पॉन्ड पे गए, तब उन्होंने समझा कि हाँ सच में एक सीरियस प्रॉब्लम है पॉन्ड्स के साथ। हम्म, तो वो लोग हमसे कनेक्ट हुए, एक डेटा हमें मिला जिसमें पॉन्ड की लोकेशन थी, उसका एड्रेस था, उसकी कंडीशन थी, फोटो थे। तो वो एक हम्म, हमारे पास भी डेटा बैंक बन गया, और ऐसे लोगों का भी एक कनेक्शन आ गया जो सच में पॉन्ड के बारे में उतना सोचते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये कम्युनिटी एंगेजमेंट जो है, ये मेरे ख्याल से आपका एक बहुत ही आपकी अप्रोच का एक मूल अंग है। तो आप कुछ उदाहरण हमें देंगे जिसमें कि आप बताएं कि किस तरह से आपने ये स्थानीय समुदायों को सक्रिय किया अपने अपने प्रोजेक्ट्स में, और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है?
बिल्कुल, देखिए स्थानीय समुदाय को जो जोड़ने का तरीका है वो हमारा जल चौपाली है और प्लस उसमें एक्वाकल्चर है ना? कि जिसमें हम किसी को परिवार को या ग्रुप को फिश फार्मिंग की ज़िम्मेदारी देते हैं, तो वो भी हमसे जुड़ जाते हैं। उनको एक ट्रेनिंग मिल जाती है, फिर वो वहाँ तक सीमित नहीं रहते, फिर वो और कहीं भी जाके करते हैं, तो और बॉन्ड्स भी हमारे अपने आप रिस्टोर होने लगते हैं। दूसरा, जब भी हम किसी पॉन्ड को रिस्टोर करते हैं, तो हम जी। शुरुआत में ही वहाँ पे एक पॉन्डमैन का एक यंगस्टर का चयन करते हैं वहाँ पे, कि अच्छा। अब से तुम मतलब तुम इस पूरे पॉन्ड को रिस्टोर होता हुआ देखिए, है ना? हम्म। जब आप इसको रिस्टोर होता हुआ देखेंगे, तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। आप जो भी लॉजिस्टिक्स यहाँ पे ज़रूरत चाहिए, वी विल पे यू। आप 6 महीने का प्रोसेस है, आप 6 महीने अब हमारे एक तरह से पेरोल पे हैं। आपका हम्म। काम है बस इस पूरे प्रोसेस को देखना, गाँव से जो भी सामान चाहिए, कहीं से बुग्गी चाहिए, ट्रॉली चाहिए, फावड़ा चाहिए, वो सब लॉजिस्टिक्स यहाँ पे अरेंज करना। तो होता क्या है, वो 6 महीने में पूरा प्रोसेस देख रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, हम भी जा-जा के इंटरैक्ट करते हैं। हाँ 6 हाँ। महीने बाद उसको हम पॉन्डमैन का सर्टिफिकेट देते हैं, कि नाउ यू आर पॉन्डमैन, है ना? अब तक सिर्फ मैं पॉन्डमैन था, अब से तुम भी पॉन्डमैन हो। और ऐसे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हज़ारों जहाँ-जहाँ पॉन्ड रिस्टोर करें, वहाँ हज़ारों पॉन्डमैन हम वहाँ क्रिएट करते चले जाएँ, बनाते चले जाएँ, ताकि फ्यूचर में वो आस-पास के और बॉन्ड्स के बारे में भी रिस्टोर कर सकें। कल को गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पे रिस्टोर करने का, तो जी। दे कैन हायर देम एज़ ए एक्सपर्ट। क्योंकि उनके पास पहले से ट्रेनिंग रहेगी, पहले से हमारा सर्टिफ़िकेट रहेगा। तो इस तरह से एक पूरी कम्युनिटी डेवलप हो जाएगी पॉन्डमैन्स की। तो वो पूरे देश में जब कम्युनिटी के नंबर ऑफ पॉन्डमैन इतने ज़्यादा हो जाएँगे, नंबर ऑफ पॉन्ड से ज़्यादा, तो आई होप कि यहाँ पे कोई पॉन्ड ऐसा गंदा नहीं बचेगा। अरे वाह! तो सर ये बताइए कि अगर आपके साथ कोई संस्था हो या कोई इंडिविजुअल व्यक्ति भी हो जुड़ना चाहे तो किस तरह से मतलब कोलैबोरेट कर सकता है आपको? हाँ, बिल्कुल, कई तरह देखो सोशल मीडिया तो बेस्ट है जी। ना? सोशल मीडिया पे आप डायरेक्टली हमें मेल कर सकते हैं, जी। मोबाइल नंबर भी अवेलेबल है हमारे, वहाँ कर सकते हैं। या फिर आप जो है हम क्या नाम है, हम व्हाट्सएप ग्रुप्स हमने बना रखे हैं, कोई इंडिविजुअल हमें कॉन्टैक्ट करता है तो हम व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में उसको जोड़ लेते हैं और जब भी अगली वॉलंटियरिंग एक्टिविटी होती है तो हम उनको इनवाइट करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के। तो हुँ। क्योंकि हम भी सबको एक साथ मतलब इतने सारे नंबर रहते हैं तो सबको तो कॉल नहीं कर सकते बट हम एक इन्फॉर्मेशन फ्लोट कर सकते हैं उसमें, कि जिसको आना है जिस दिन जो उस दिन फ्री है तो आ सकते हैं। कोई अपने जन्मदिन पे आके हमारी साइट पे पेड़ लगा सकता है, कोई क्लीन ड्राइव कर सकता है, जी, जी, तो जी। सबके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। तो सर मैंने ये भी देखा है कि आपने बहुत सारे नए टेक्निक्स अपने ये इसको वेटलैंड्स जैसे वेटलैंड्स है और कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड और फ्लोटिंग आइलैंड जैसे नई तकनीक आपने अपनाए हैं। तो आप थोड़ा से और एग्जांपल्स देंगे जहाँ पे आपने इस चीज बिल्कुल देखिए हमारा यूएसपी है कि हम जब पॉन्ड डेवलप करते हैं तो उसके बीच में एक आइलैंड ज़रूर बनाते हैं और उस आइलैंड पे हम नेटिव ग्रासेस लगाते हैं, है ना? नेटिव ग्रासेस आइलैंड बनाने का पर्पज़ ये है कि माइग्रेटरी बर्ड्स उस तरफ अट्रैक्ट हो सके या वहाँ पे जो एक्वेटिक बर्ड्स हैं उनको एक सेफ एंड सिक्योर प्लेस मिल सके वहाँ पे घोंसले बनाने का, अंडे छिपाने का, वो सारी चीज़ें क्योंकि किनारे पे वो ना घोंसला बना सकती हैं, ना अंडे छिपा सकती हैं, जी, जी, क्योंकि कुत्ते-बिल्ली खा जाते हैं उनके उसको। हम्म। लेकिन वो बीच आइलैंड तक नहीं जा पाते हैं, तो वहाँ पे उनके वो सुरक्षित रहते हैं। तो ऐसे जहाँ-जहाँ पे हमने बनाए, हमने देखा कि वहाँ पे पूरे आइलैंड्स पे ब बर्ड से भर जाता है वो पूरा। वहाँ पे एक-एक आइलैंड पे 100-100 बर्ड्स आके रहने लगते हैं। तो वो एक हमारा यूएसपी है, तो हम वहाँ पे बनाते हैं और हमारा उसके पीछे बनाने का उद्देश्य ये है कि पॉन्ड्स अगर एनसीआर की बात करें, अब तो ज़्यादातर सिटीज़ की बात करें तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लोग आएँगे, पोर्टेबल वाटर लेके जाएँगे यहाँ से, घड़े में पानी लेंगे, डिब्बी में पानी लेंगे, नो। अब सबके घर तक पानी है। अब जी। हमारी प्रायोरिटीज़ पॉन्ड को बचाने की दूसरी है। अब हमारी प्रायोरिटी है कि नेचुरल तरीके से ग्राउंड वाटर पर्कुलेट होता रहे, प्लस वहाँ के बायोडायवर्सिटी को वो सपोर्ट करता रहे, प्लस वहाँ की एक्वेटिक लाइफ़ को वो सपोर्ट करता रहे, हीट वेव्स को से हमें बचाता रहे, क्लाइमेट चेंज से हमें बचाता रहे, वो हमारे पर्पसेस हैं। तो हम उस वो सारे तरीके अपनाते हैं, चाहे उसपे पेड़ लगाना हो, आइलैंड बनाना हो, कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड बनाना हो, वो है ताकि वो ह्यूमन कंजम्पशंस के अलावा भी जो हमारे पॉन्ड्स के रोल हैं एनवायरनमेंट में, उसको वो फुलफिल कर सके। श्वेता, आई थिंक यू हैड अनदर क्वेश्चन। आपका वो इनके टेक्निक से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन था। नहीं, एक मैंने टर्म देखा था वाटर बजटिंग, जो आप लोगों को बताते हैं।
तो वाटर बजटिंग में आप क्या उनको पर्टिकुलर चीजें सिखाते हैं जैसे? देखिए, वाटर बजटिंग में हम गांव वालों को यही बताते हैं कि अगर हमने देखा है कि गांव में क्या होता है, समरसेबल पंप लगे होते हैं, है ना, और कई बार ना लोग टंकी भी नहीं लगवाते हैं छत पे। जब भी पानी की जरूरत पड़ेगी तो दे जस्ट उसको ही ऑन कर लेते हैं। 1 गिलास पानी की जरूरत पड़ेगी, वो स्विच दबाएंगे, 1 गिलास पानी भरेंगे, लेकिन 1000 गिलास पानी वेस्ट चला जाता है उसको शुरू करने से और बंद करने के बीच में, है ना। तो हम उनको ये सिखाते हैं कि आपने जो 1000 का ऐसे अगर दिन में भी किया, 10,000 लीटर पानी आपने ड्रिंकिंग वाटर वेस्ट किया, और अगर उसकी कीमत जोड़ेंगे तो 10 रुपए की एक पानी बोतल आती है, 20 रुपए की आती है, तो वो आपने 20,000 रुपए पर डे पानी का आपने वेस्ट कर दिया। हाँ, और 20,000, अब हमारी महीने की इनकम 20,000 है, लेकिन हम 20,000 रुपए का रिसोर्सेज डेली बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि हमें उतना पे नहीं करना पड़ रहा है। इसलिए वाटर बजटिंग बहुत जरूरी है ना। हमारे घर में कहाँ पानी कितना यूज होना चाहिए, नहाने में इतना यूज होना चाहिए, खाने में इतना, धोने में इतना, वो एक हर आदमी को पता होना चाहिए, ताकि उसको एहसास रहे कि अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो कहीं ना कहीं मैं वेस्ट कर रहा हूँ नेचुरल रिसोर्सेज को। तो मेरा एक सवाल ये है कि जब आप कोलैबोरेट करते हैं, चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो या एनजीओज हो या कॉर्पोरेट पार्टनर्स आपके हों, तो आपकी उनसे एक्सपेक्टेशन क्या रहती है और आप क्या सुधार चाहना चाहते हैं जिससे कि आपके जो एफर्ट्स हैं वो तेजी से आगे बढ़ते रहें? देखिए, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से कोलैबोरेट तो हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमें एडमिन सपोर्ट मिल सके। इंडिया में वाटर क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है, तो कोई भी वाटर बॉडी वो स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है, तो बिना उनके साथ, उनसे एनओसी लिए, बिना उनके साथ कोलैबोरेट या एग्रीमेंट किए उसको हम छू भी नहीं सकते, है ना। तो उनके साथ हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट मिलना होता है, तो वो हमें मिलता भी है ना। किसी ने आके काम रोक दिया, किसी ने आके बताया कि ये तो मेरी जमीन है, किसी ने अच्छा। आके बताया कि आप इसको ऐसे नहीं ऐसे करिए, वो बहुत सारी चीजें होती है। जब ऑन साइट काम करते हैं तो बहुत सारी रुकावटें आती हैं। तो हम अगर मान लो किसी ने आके काम रोक दिया, तो मेरे पास तो कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है, या मेरे पास तो ऐसी कोई पावर नहीं है कि मैं उनको भगा सकूं वहां से। बट मेरे पास एक एडमिन पावर है जो कि मैंने कोलैबोरेशन से ली हुई है ना। मैं सीधा उस गवर्नमेंट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को या एसडीएम को कॉल करूंगा कि मुझे अभी ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, तो दे विल सेंड पुलिस फोर्स और कुछ रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, है ना, या फिर हमें वो लैंड एलोकेट कराने में मदद कर सके। वो सारी चीजें है। सीएसआर है तो हमें फाइनेंशियल हमें सपोर्ट करते हैं वो। एनजीओज है, क्योंकि हम सारी इंडिया में तो हमारे पास पूरी टीम नहीं हो सकती, तो हम फर्दर एनजीओज के साथ कोलैबोरेट करते हैं, ताकि हम उस एनजीओज को भी सपोर्ट कर सकें जिनके पास प्रोजेक्ट नहीं है, और हमारा प्रोजेक्ट भी एग्जीक्यूट हो सके। तो सब मेरा आखिरी सवाल, ये कंक्लूजन है कि आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके जैसे बहुत से लोग हैं जो करना चाहते हैं बहुत कुछ हमारे एनवायरनमेंट को सस्टेन रखने के लिए या कंजर्व रखने के लिए, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं, तो आप उनको क्या मतलब अपनी लर्निंग्स क्या शेयर करना चाहोगे? मैं उनको बस मतलब यही बोलना चाहता हूँ कि जिन बॉन्ड्स को हम रिस्टोर कर रहे हैं, लोग हमें अप्रिसिएट भी कर रहे हैं, बट हम सिर्फ उनको रिस्टोर कर रहे हैं, हम वो उनको बना नहीं रहे हैं। वो बनाए थे आज से 500 साल पहले, 100 साल पहले, उन लोगों ने जिनके पास हमारी तरह की फैंसी डिग्रीज नहीं थी, है ना, चाहे वो बीटेक, एमटेक या पीएचडी हो, बट उन्होंने बहुत परफेक्ट लोकेशन पे, परफेक्ट डिजाइन के साथ, परफेक्ट उसके साथ बनाई थी वो। बट हमने बहुत सारी डिग्रीज को हासिल किया और उनको लैंडफिल साइट बना दिया, और उसको हम एक सेल्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कैटेगरी में रखते हैं, जो कि नहीं है, एक्चुअल में नहीं है। तो हमें, चाहे आप बिल्डर हैं रियल एस्टेट के, चाहे आप इंजीनियर है, चाहे आप डॉक्टर है, आप सभी के, हम सभी के यहाँ से वेस्ट जनरेट होता है और वो जाके वाटर बॉडीज में ही एंड होता है। तो हमें जरूरत है कि हम अपने अपने फील्ड से उसको, अगर वाटर बॉडीज को बचाना है, तो ये नहीं है कि हम जाके वहीं पे काम करें, बल्कि हम जो वाटर बॉडीज में वेस्ट को जाने से अपने यहाँ से रोक सकते हैं। दैट विल बी द बेस्ट सपोर्ट फॉर अस, एज वेल एज फॉर एनवायरमेंट, एज वेल एज फॉर मदर अर्थ। थैंक यू सो मच। आपसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिला और आगे भी सीखने को मिलेगा। तो आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें ये अवसर दिया, आपसे बात करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर ओके, एंडेवर्स। थैंक यू सो थैंक मच। यू। थैंक यू।
यस। अंडरस्टैंडिंग।